प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज्यादा तेज ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ठंडी हवा गांव की गलियों में धीरे धीरे घूम रही थी। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, पर रघु नाई के छोटे से घर में चूल्हे की हल्की रोशनी मानो रात के अंधेरे से लड़ रही थी। रघु लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आया, कंधे पर तौलिया, हाथ में पानी की लोटिया और चेहरे पर वो शांत सी थकान जो गरीब आदमी की रोजमर्रा की साथी बन जाती है। अंदर उसकी पत्नी गोमती तवे पर रोटी सेंक रही थी। तवे की सनसन आवाज में उसकी बुदबुदाहट भी मिली थी। कब तक ऐसे चलेगा रघु? कब तक अपमान, कब तक ताने? रघु ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वो रोज यही सुनता था और वो भी रोज यही सोचता था कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, शायद आज कोई नई उम्मीद मिलेगी। कोने में बिछे पुराने गद्दे पर उसका बेटा पिंटू आधी नींद में भी अपनी छोटी छोटी एड़ियां हिला रहा था। वो सपने में भी शायद भाग रहा था, गरीबी से, भूख से या फिर उन तानों से जो गांव वाले बिना वजह मार देते थे। दादी कौशल्या अपने लकड़ी के खटोले पर बैठी थीं। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर अनुभव की मोटी परत थी और दिल में हमेशा रघु के लिए दुआएं। उन्होंने धीरे से कहा, आज तेरे चेहरे पर कोई और ही चमक है रघु, कुछ होने वाला है क्या? रघु ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ हो भी जाए दादी तो भी डर लगता है कि कहीं खुशी अपने घर तक आते आते रास्ता न भूल जाए। दादी ने लाठी सहारा देकर उठते हुए अंदर के संदूक से एक पुरानी, चमक खो चुकी उस्तरा निकाली। उसे दोनों हाथों से पकड़कर रघु के सामने ले आईं। ये तेरे बाबा की उस्तरा है। वो कहते थे, जिस आदमी की जेब में पैसा कम हो उसके दिमाग में तेजी ज्यादा होनी चाहिए। ले रख ले, आज इससे काम पड़ेगा। रघु ने उस्तरा को सम्मान से पकड़ा। धातु ठंडी थी, पर जैसे उसके भीतर किसी पुराने किस्से की सांसें चल रही थीं। गोमती ने रोटी प्लेट में रखते हुए कहा, आज कहीं कुछ उल्टा सीधा मत मोल लेना रघु, ठाकुर के लोग वैसे ही तुझे ताने मारने को तैयार बैठे रहते हैं। रघु ने रोटी का टुकड़ा पिंटू के मुंह में रखा। बेटा, आज बापू को थोड़ा कम डरना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तू बस दुआ करना। पिंटू ने मुस्कुराकर कहा, बापू तू सबको हरा देगा। रघु ने उसके सिर पर हाथ फेरा और घर से निकल पड़ा। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। दूर कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं, गायों की घंटियां बज रही थीं और बच्चों की खिलखिलाहट धूप के साथ फैल रही थी। रघु अपने छोटे से खोखे पर पहुंचा। दुकान अंदर से ज्यादा बाहर से दुकान लगती थी। टूटा हुआ आईना, एक कुर्सी जो बैठने से पहले ही चरमराती थी और एक टीन का बोर्ड जिस पर रघु नाई लिखा था वो भी आधा उखड़ा हुआ। उसने रोज की तरह दुकान खोली और बाबा की उस्तरा को टेबल पर रखा। उस्तरा रखते ही आईने में हल्की सी चमक हुई, इतनी हल्की कि किसी और को शायद दिखती भी नहीं। रघु ने कपड़ा उठाकर आईना साफ किया, पर चमक दोबारा नहीं हुई। थकान होगी, उसने खुद से कहा और पहली आवाज लगाई, आओ भाई, किसकी दाढ़ी खराब हो रही है? थोड़ी देर में कुछ किसान आ गए। कोई दाढ़ी बनवाने आया, कोई बाल कटवाने। रघु का स्वभाव ऐसा था कि वो हर ग्राहक की बात सुनता, उनकी परेशानियों पर हंसी मजाक करता और बिना बोले ही लोगों का बोझ हल्का कर देता। तभी अचानक गली के दूसरी तरफ धूल का बादल उठा। गांव वाले चौकन्ने हो गए। घोड़ों की टापें धीरे धीरे बढ़ती आवाज के साथ सीधे रघु की दुकान की तरफ आ रही थीं। कुछ सेकंड बाद एक बड़ी सी बग्घी रघु के खोखे के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और उतरा ठाकुर विक्रम सिंह, गांव का सबसे बड़ा जमींदार। घमंड जैसे उसकी रग रग में भरा था। महंगी पगड़ी, महंगा कुर्ता और उतना ही महंगा अहंकार। पहरेदार लाटू ने चिल्लाकर कहा, ओ नाई, आंखें फोड़ रखी हैं क्या? ठाकुर साहब आए हैं। गांव वाले साइड में हट गए। सन्नाटा फैल गया। रघु शांत रहा। वो आगे बढ़ा और बोला, आइए ठाकुर साहब, कुर्सी तैयार है। ठाकुर ने दुकान को ऊपर नीचे देखा। उसकी हंसी निकली, ये भी कोई कुर्सी है? इस पर बैठूंगा तो टूट जाएगी। आसपास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। रघु ने बिना हंसे, बिना झुके बहुत शांति से कहा, कुर्सी भले ही टूटी हो साहब, लेकिन इंसान नहीं टूटा है। अगर कुर्सी टूट गई तो मैं दूसरी ले आऊंगा, पर अगर हाथ कांप गए तो आपकी दाढ़ी ही टूट जाएगी।
पहली बार गांव वाले ठाकुर के सामने खुलकर हंस दिए। ठाकुर के चेहरे पर अजीब सी जली जली सी मुस्कान आई। आवाज में ताने भी थे और मजाक भी। तू अपनी औकात भूलता जा रहा है रघु। रघु ने धीमे स्वर में कहा, औकात इंसान की मेहनत बताती है साहब, कपड़े नहीं। ठाकुर की आंखें सिकुड़ गईं। वह कुर्सी पर बैठ गया। रघु ने उस्तरा उठाया और ठाकुर की दाढ़ी पर झाग लगाते हुए हल्की मुस्कान से बोला, आज आपके चेहरे पर काफी थकान है साहब, इतनी की दाढ़ी भी डर रही है। ठाकुर तिलमिलाया पर बोला कुछ नहीं। कुछ मिनटों तक रघु बिना डरे बिना झिझके दाढ़ी बनाता रहा और तभी ठाकुर ने अचानक सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, आज से ये नाई मेरी बात का जवाब देगा। कहता है इसके दिमाग में तेजी है तो मैं इसकी तेजी की परीक्षा लूंगा। इसके सामने 3 शर्तें रखूंगा और अगर ये एक भी शर्त में हारा तो इसका घर, इसकी दुकान और इसका परिवार सब मुझ पर निर्भर होगा। सन्नाटा। गांव जैसे जम गया। पिंटू दूर खड़ा कांप गया। गोमती की आंखें चौड़ी हो गईं। दादी कौशल्या ने कमर पकड़ ली। रघु ने उस तरह एक पल को रोका और फिर धीरे से बोला, ठाकुर साहब, शर्तें चाहे जितनी कठिन हो पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर आज मैं चुप रहा तो कल आप किसी और गरीब पर जुल्म करेंगे। ठाकुर मुस्कुराया, घमंड से, आनंद से और चालाकी से। पहली शर्त आज रात मेरी पुरानी हवेली में, जहां लोग शाम ढलते ही जाने से डरते हैं। अगर तू हिम्मत वाला है तो आधी रात को वहां आकर मेरी दाढ़ी बनाएगा। रघु ने गहरी सांस ली। आईने में झलक फिर चमकी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। और उसी पल रघु ने महसूस किया कि आज से उसकी जिंदगी सीधी राह पर नहीं चलेगी। अब शुरू होगा दिमाग, डर और जादू का खेल। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। लालटेन की पीली रोशनी गली गली में बिखरने लगी थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसने लगे थे। आज गांव का माहौल किसी अजीब सी बेचैनी से भरा था, जैसे हवा भी धीमी हो गई हो। रघु अपने खोखे के बाहर खड़ा था, हाथ में वही पुरानी उस्तरा जिसे आज दादी कौशल्या ने दिया था। दिन भर वो दिख रहा था कि शांत है, लेकिन भीतर डर की एक हल्की सुई बार बार चुभ रही थी। गोमती उसके पास आई, आवाज हल्की कांप रही थी। रघु, रात के वक्त उस पुरानी हवेली में जाना ठाकुर की पहली शर्त है, पर तू अकेला कैसे जाएगा? रघु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं आज पीछे हट गया तो कल कोई और गरीब ठाकुर के तानों के नीचे दब जाएगा। डरना है पर जाना भी जरूरी है। पिंटू ने अपनी छोटी हथेलियां रघु के हाथ पर रख दी। बापू, मैं भी चलूं क्या? मैं दूर से देखूंगा, तू अकेला नहीं लगेगा। रघु के दिल में बच्चे जैसे डर गए। उसने पिंटू को कसकर सीने से लगाया। नहीं बेटा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां बच्चे नहीं जाते। तू बस घर में रहना और दादी के पास बैठना, बस यही मेरी हिम्मत बनी रहेगी। दादी कौशल्या दूर खड़ी थीं, चुपचाप सब देख रही थीं। उन्होंने अपने भीतर कोई पुरानी दुआ उठाई और धीरे से कहा, जा बेटा, उस तरह हाथ में है तो दिल में यकीन भी रख। डर मत, डर को धोखे में रख देना आज रात। रघु ने लालटेन उठाई, चप्पल ठीक से पहनी और हवेली की तरफ चल पड़ा। गली से निकलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोककर उसे जाते हुए देख रहा था। कुएं के पास खड़े कुछ किसानों ने कहा, अरे, उस हवेली में तो रात को आवाजें आती हैं। दूसरे ने कहा, कहते हैं पुराने नौकर की रूह अब भी घूमती है अंदर। रघु ने कुछ नहीं कहा। डर जितना लोग बढ़ाते हैं उतना ही भीतर से हिम्मत तेज रखनी पड़ती है। जैसे जैसे रघु आगे बढ़ता गया, गांव की रोशनियां कम होती गईं। चांद धुंधले बादलों के पीछे पीछे भागता लग रहा था। पेड़ों की शाखें जैसे रात में और भी घनी हो जाती थीं और हर झोंका कान के पास फुसफुसाहट जैसा लगता था। पुरानी हवेली का वो रास्ता सालों से सूना पड़ा था। टूटी दीवारें, काई जमी सीढ़ियां और खिड़कियों के तख्ते हवा से चरमराते थे। रघु कुछ कदम दूर रुका। हवेली को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। छाती में हल्का सा दबाव उठा, पर वो आगे बढ़ा, लालटेन ऊंची उठाई और भारी लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा कर ई खल की लंबी आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। धूल के महीन कण लालटेन की पीली रोशनी में नाच रहे थे। रघु ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, पीछे दरवाजा अपने आप ढम से बंद हो गया। रघु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, पर उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। एक पुराना आईना दाएं दीवार पर टंगा था, जैसे किसी को घूर रहा हो। उस आईने में लालटेन की रोशनी पड़ते ही हल्की सी चमक उठी। रघु ने ध्यान से देखा। आईना बिल्कुल अकेला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसमें किसी की आंखें उसे देखकर चमक रही हों।
वो आगे बढ़ा और अचानक उसके कान में एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। वापस जा, अभी भी समय है। रघु ने लालटेन ऊपर की और तेज आवाज में बोला, कौन है? किसकी आवाज थी? लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा। रघु ने अंदर गहराई में कदम रखा। हवेली के बीच के बड़े कमरे में ठाकुर बैठा था, एक बड़ी कुर्सी पर, पीछे उसके 2 पहरेदार। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो नाई, आ गया तू भी। मैं तो सोच रहा था कि तू डरकर भाग जाएगा। रघु ने शांत आवाज में कहा, डर से भागा जाए तो डर और बढ़ता है। ठाकुर ने अपनी दाढ़ी थपथपाई। चल, आज की पहली शर्त पूरी कर। इस हवेली में आधी रात को मेरी दाढ़ी बनाकर दिखा। रघु ने उस्तरा निकाली। ठंडी धातु आज किसी वजह से गर्म महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे गुपचुप हिम्मत दी हो। जैसे ही उसने ठाकुर की ठोड़ी पर झाग लगाया, पीछे लगी छोटी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा आई और कमरे में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, देख रहा हूं तुम्हें। रघु का हाथ एक क्षण के लिए कांप गया। ठाकुर हंस पड़ा। देखा, डरा नाई, इस हवेली का खेल ही ऐसा है। पर रघु ने तुरंत हाथ स्थिर किया और बहुत धीमे में कहा, डर तो है साहब, पर जीतने की जिद डर से बड़ी है। वो दाढ़ी बनाता गया। हर स्ट्रोक के साथ हवेली की हवा भारी हो रही थी। महसूस होता था कि कमरे में कोई और भी है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था। और अचानक आईने में एक परछाई हिली, इतनी हल्की, इतनी तेज कि रघु को खुद समझ नहीं आया कि उसने सच में देखा या उसके दिमाग ने बनाया। ठाकुर ने आंखें बंद रखी थीं, पर पहरेदारों ने एक दूसरे को देख लिया था। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। रघु ने देखा कि आईने के बिल्कुल किनारे पर जैसे किसी ने उंगली से लिख दिया हो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसने झट से उस्तरा नीचे रखी। दिल तेज धड़क रहा था। ठाकुर ने आंखें खोलकर कहा, क्या हुआ नाई, कांप गया क्या? रघु ने बिना झिझके कहा, कांपा नहीं साहब, थोड़ा रुककर देख रहा था कि हवेली क्या कहना चाहती है। ठाकुर चौंका, पर उसने खुद को संभाला। चल, शर्त पूरी हुई, पहली जीत मान ले अपने आप को। रघु ने कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान उस आईने पर था जो अब बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके दिल में एक बात साफ हो चुकी थी, इस हवेली में सिर्फ ठाकुर नहीं, कोई और भी मौजूद है, और शायद वही तीसरी शर्त से जुड़ा हुआ है। हवेली से बाहर आते ही ठंडी हवा ने रघु के चेहरे पर मानो हल्का सा तमाचा मारा। उसने गहरी सांस ली, जैसे अंदर की घुटी हुई हवा अभी भी उसके फेफड़ों में चिपकी हो। गांव की ओर जाने वाली पगडंडी धीमे धीमे धुंध में खो रही थी। रात की शांति आज बहुत अलग लग रही थी, जैसे कोई चीज उसके पीछे पीछे चल रही हो, लेकिन आवाज बिल्कुल ना आए। रघु ने लालटेन ऊंची की, पर रोशनी सिर्फ एक छोटे से घेर तक ही पहुंचती थी। इसके बाहर सब कुछ काला सागर जैसा। कुछ कदम चलते ही उसे पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वो अचानक रुक गया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। पेड़ स्थिर, हवा शांत, पर एहसास साफ था कि किसी की निगाह उस पर है। रघु ने खुद को संभाला और गांव की तरफ बढ़ गया। हवेली की दीवारें उसे जाते जाते मानो घूर रही थीं। गांव के मोड़ पर पहुंचते ही उसे एक छोटी सी आकृति दिखी। वही अनाथ लड़का मुन्ना। फटे कपड़े, ठंड से सिकुड़ा शरीर, पर आंखों में डर साफ था। मुन्ना रघु के पास दौड़कर आया। रघु काका, आप ठीक हो ना? हवेली में आवाजें आती हैं। मैंने सुना था, मैं दूर से देख रहा था। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं ठीक हूं मुन्ना, तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? मुन्ना ने हकलाते हुए कहा, मुझे लगा आप डर जाओगे तो अकेले आना मुश्किल होगा। रघु के दिल में एक अजीब सी गर्मी उठी। गरीबी ने चाहे उसे अकेला कर दिया हो, लेकिन इस छोटे बच्चे का साथ किसी बड़े सहारे जैसा लग रहा था। उन्होंने साथ साथ गांव की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर पहुंचकर रघु को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी उस तरह हल्की सी गर्म है, जैसे उसमें कोई धीमी धड़कन चल रही हो। ये अनुभव उसे हवेली में भी हुआ था, पर वो तब मान नहीं पाया। अब दूसरी बार हो रहा था। मुन्ना ने पूछा, काका, आपकी उस तरह ये चमक क्यों रही है थोड़ी थोड़ी? रघु चौंक गया। उसे लगा था कि सिर्फ उसे ही ऐसा लग रहा है। उसने जल्दी से उस तरह कपड़े में लपेट ली। कुछ नहीं मुन्ना, पुरानी चीज है, रोशनी पड़ गई होगी। पर रघु जानता था ये सामान्य नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, रात और गहरी हो रही थी। परिचित रास्ते भी आज अजनबी लग रहे थे। और तभी दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज तोड़ती सी आई। एक, फिर दो, और फिर सन्नाटा। मुन्ना डर कर उसने हाथ पकड़ा। काका, कोई हमारा पीछा कर रहा है?
रघु ने आवाज को पहचानने की कोशिश की, पर कोई कदमों की आवाज नहीं थी, बस हवा में एक भारी सी बेचैनी। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके सामने जमीन पर लाल मिट्टी से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। लैंप की रोशनी में धीरे धीरे शब्द उभरे, सावधान, खेल अभी शुरू हुआ है। मुन्ना ने डरते हुए कहा, काका, ये किसने लिखा? रघु ने घुटने झुकाकर शब्दों को ध्यान से देखा। मिट्टी ताजा थी, किसी ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। उसके दिमाग में एक एक कर बहुत सारे शक उठे। क्या ये ठाकुर की चाल है, मुंशी का जाल, या हवेली की वो परछाई सच में उसका पीछा कर रही है? रघु ने मुन्ना को कहा, चल जल्दी घर चलते हैं। दोनों लगभग दौड़ते हुए गांव पहुंचे। रघु का घर मिट्टी, लकड़ी और पुराने थामों पर खड़ा एक छोटा सा आशियाना था। खिड़की से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर घुसते ही गोमती ने दौड़कर रघु को पकड़ लिया। कहाँ रह गए थे? हवेली में कुछ हुआ तो नहीं? रघु ने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन जो आज देखा वो साधारण नहीं था। गोमती ने उसकी बात को अनसुना नहीं किया। उसने धीरे से पूछा, ठाकुर की पहली शर्त पूरी हो गई? रघु ने सिर हिलाया, हां, पर उसके पीछे किसी और की चाल भी दिख रही है। दादी कौशल्या धीरे धीरे उठकर आईं। उन्होंने रघु के चेहरे को ध्यान से देखा और बोली, तेरे चेहरे पर किसी डर से ज्यादा किसी सवाल की छाया है। क्या खोज कर आ गया है आज? रघु एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, दादी, हवेली में कोई है, कोई जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद है। कमरा अचानक शांत हो गया। मुन्ना ने धीरे से कहा, काका, मैंने भी देखा था, आईने में कोई परछाई हिली थी। गोमती कांप गई। तू हवेली फिर नहीं जाएगा रघु? रघु ने धीरे से कहा, ठाकुर की दूसरी शर्त आते ही आएगी, और अगर मैं पीछे हटा तो ठाकुर हमें जिंदा रहने नहीं देगा। दादी ने गहरी आवाज में कहा, दूसरी शर्त आने वाली है और मैं जानती हूं कि वो पहली से कठिन होगी। रघु ने धीरे से अपनी उस्तरा को देखा। वो अब बिल्कुल ठंडी थी, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके दिमाग में हवेली का आईना, वो परछाई, लाल मिट्टी में लिखा संदेश और ठाकुर की मुस्कान सब मिलकर एक नया सवाल पैदा कर रहे थे। अगर पहली शर्त में ये सब हुआ, तो दूसरी शर्त कैसी होगी? सुबह की पहली किरण गांव की मिट्टी पर उतर रही थी, लेकिन रघु के घर के भीतर आज चूल्हा थोड़ा देर से जला। रात की बातों ने सिर्फ डर नहीं छोड़ा था, एक ऐसे सवाल को जगा दिया था जो किसी को सोने नहीं दे रहा था। गोमती चूल्हे के पास बैठी आंखें मल रही थी और दादी कौशल्या लकड़ी की चौकी पर चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ सोच रही हो जो किसी से साझा करने योग्य भी नहीं और छुपाने योग्य भी नहीं। पिंटू अपनी छोटी हथेलियों से रघु का चेहरा पकड़कर बोला, बापू, क्या आज ठाकुर फिर कुछ करेगा? रघु ने पिंटू को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। हां बेटा, कुछ करेगा, पर हम डरेंगे नहीं, हम सोचेंगे और जीतेंगे। पर अंदर ही अंदर रघु जानता था, ठाकुर का दिमाग अब बदले की आग में पक चुका है। पहली शर्त में हारने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ देर बाद गली में तेज आवाज गूंजी, सुनो गांव वालों। मुंशी हरिराम गांव की चौपाल में खड़ा था। पतले होंठ, कागज जैसी नजर और चालाक दिमाग। उसके पीछे गुंडा भूरा और पहरेदार लाटू खड़े थे। तीनों का आना किसी अच्छी खबर का संकेत नहीं था। रघु और उसके घर वाले बाहर आ गए। मुंशी हरिराम ने हाथ में पकड़े कागज को लहराते हुए कहा, सुन लो सब, ठाकुर विक्रम सिंह ने नाई रघु पर दूसरी शर्त का ऐलान कर दिया है। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। लोग एक दूसरे को देखते, कुछ दूर खड़े हुए पास आते, कुछ बच्चे डरकर मां की साड़ी में छिप जाते। रघु सबसे आगे आकर बोला, क्या है दूसरी शर्त मुंशी जी? मुंशी ने कागज को नीचे कर तीखी मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर का एक महत्वपूर्ण संदूक 3 दिन पहले हवेली से गायब हो गया है, जिसमें गांव की जमीनों से जुड़े कागजात रखे थे। ठाकुर का कहना है कि अगर वो संदूक नहीं मिला तो गांव की आधी जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। गांव वाले हक्के बक्के। ये बात तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रघु ने गंभीर स्वर में कहा, तो इस शर्त का मुझसे क्या संबंध? मुंशी ने दबी हंसी के साथ कहा, ठाकुर को शक है कि संदूक को किसी ने गांव की ओसरी, कुएं या पुराने कोठार में छुपाया है, और वो चाहता है कि तुम इसे ढूंढ कर लाओ। 3 दिन का समय है। रघु के चेहरे पर क्षण भर के लिए हल्की सी उम्मीद आई, कम से कम दाढ़ी बनाने जैसी अजीब बात नहीं है ये। पर मुंशी ने अगले ही पल उम्मीद की गर्दन मरोड़ दी। और सुन लो सब लोग, अगर 3 दिन में संदूक न मिला तो जमीनें तो जाएंगी ही। रघु का घर और दुकान भी ठाकुर के नाम हो जाएंगे। गांव में सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा भी हिलने से डर रही हो। गोमती ने तुरंत रघु का हाथ पकड़ा। ये शर्त ठीक नहीं है।
हम घर दुकान सब खो देंगे। दादी कौशल्या ने गहरी सांस ली। ठाकुर की चालें अब सिर्फ खेल नहीं रहीं, ये सीधी चोट है। भूरा आगे बढ़ा और रघु के बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज में बोला, नाई, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, संदूक ढूंढना असंभव है। रघु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, असंभव वही होता है जिसे करने की कोशिश छोड़ दी जाए। गुंडा भूरा उसकी बात पर हंसा, एक कड़वी हंसी जिसमें धमकी भी थी और मजाक भी। जब भीड़ थोड़ा बिखरी, मुन्ना चुपके से रघु के पास आकर बोला, काका, कल रात जब मैं हवेली के पास था तो कुएं के पास कुछ गिरती आवाज सुनी थी, जैसे कोई भारी चीज कीचड़ में धंस रही हो। रघु चौंक गया। कुएं का रास्ता हवेली के पिछले हिस्से से जाता था, जहां परछाइयां कुछ ज्यादा ही तेजी से चलती थीं। रघु ने मुन्ना से पूछा, तू वहां था? मुन्ना ने डरते हुए सिर हिलाया। थोड़ी दूर से, किसी को देखा नहीं, पर आवाज साफ थी। रघु ने तुरंत फैसला किया, सबसे पहले उसी कुएं की जांच करनी होगी। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक पहरेदार लाटू ने उसके पैरों के पास कुछ फेंका। एक चप्पल, फटी पुरानी चप्पल। मुन्ना की। लाटू बोला, मिल गई थी मुझे कुएं के पास, किसी ने तो उधर कुछ किया ही है। गांव वाले मुन्ना को घूरने लगे। शक की रेखाएं सबके चेहरे पर खिंच गईं। मुन्ना रोने लगा, काका, ये मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रघु ने तुरंत मुन्ना को अपने पीछे कर लिया। किसी बच्चे पर शक करना सबसे आसान होता है, पर असली चोर बच्चों की चप्पलें नहीं पहनते। मुंशी ने ठंडी आवाज में कहा, देखना रघु, पहली शर्त जैसे तैसे जीत गया तू, पर दूसरी शर्त में तुझे कोई नहीं बचाएगा। मुंशी और भूरा चौपाल से चले गए। पर रघु के दिल में अब एक ही बात घूम रही थी, कुएं की तरफ मुन्ना क्यों गया था? वो चप्पल वहां कैसे पहुंची? और ये सब क्या केवल संदूक की चोरी है, या इसके पीछे कोई और खेल भी छुपा है? एक समस्या खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी उससे दोगुनी बड़ी उसके सामने पड़ चुकी थी। और रघु जान चुका था, इस बार उस तरह से नहीं, अक्ल से लड़ना होगा। दोपहर की धूप धीरे धीरे ढल रही थी और गांव का माहौल किसी अनजाने डर से भारी लग रहा था। मुंशी की घोषणा ने सबके दिलों में शक भर दिया था। कौन हो सकता है ठाकुर के संदूक का चोर? रघु अपने खोखे के बाहर लकड़ी की चौकी पर बैठा था। हाथ में उस तरह थी, पर उसका मन आज दाढ़ी बनाने में नहीं था। गोमती ने धीरे से पूछा, रघु, क्या सच में तू संदूक ढूंढ लेगा? रघु बोला, संदूक से ज्यादा मुझे लोगों की नजरें परेशान कर रही हैं, जो मुझे कल तक हंसकर बुलाते थे, आज दूर से देख रहे हैं, जैसे मैं ही चोर बन गया हूं। गोमती ने उसका हाथ पकड़ा। लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, और सबसे आसान होता है किसी गरीब को दोष देना। रघु शांत रहा, पर उसके भीतर एक आग भड़क रही थी। मुन्ना कोने में बैठा अपनी फटी चप्पल का दूसरा जोड़ा देख रहा था। वो धीमे से बोला, काका, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मेरी चप्पल वहां कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। रघु उसके पास गया और उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। मुझे पता है मुन्ना, चप्पलें चोर नहीं पहनाते, चोर दिमाग से चलते हैं। लेकिन दिमाग किसका चल रहा है? ये सवाल रघु को बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठ खड़ा हुआ। मुन्ना, तू मेरे साथ चल, हम कुएं की तरफ देखते हैं। गोमती ने घबरा कर कहा, अकेले मत जाना, वहां रात को अजीब चीजें होती हैं। रघु ने सिर हिलाया, सच्चाई दिन में भी छिपी हो सकती है, बस हम उसे ढूंढे नहीं। दोनों कुएं की तरफ निकल पड़े। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन रघु के मन में एक अलग ही सिहरन। कुएं के पास पहुंचते ही पगडंडी पर पड़े कुछ ताजा निशान रघु की नजर में आए, जैसे कोई भारी चीज यहां घसीटी गई हो। मुन्ना बोला, काका, ये निशान कल रात नहीं थे। रघु झुककर निशानों को ध्यान से देखने लगा। कोई जानता है कि संदूक की खोज यहीं तक आएगी, और उसे डर लग रहा है कि हम सच के करीब हैं। कुएं का किनारा काई से भरा था। रघु ने भीतर झांका, अंधेरा, गहराई और दूर कहीं पानी का हल्का चमकता दर्पण। उसने पास रखी बांस की लंबी डंडी उठाई और नीचे डाली। डंडी कुछ भारी चीज से टकराई। मुन्ना चिल्ला उठा, काका, नीचे कुछ है। रघु ने बांस मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खींचने लगा। डंडी ऊपर आई और साथ में गाढ़े कीचड़ में फंसा हुआ लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी। टुकड़ा देखते ही रघु का दिल धड़क गया। ये साधारण लकड़ी नहीं थी, इस पर पुरानी नक्काशी थी, जो ठाकुर की हवेली के अंदरूनी सामान पर ही होती थी। रघु ने फौरन कहा, मुन्ना, संदूक का कुछ हिस्सा यहां सच में आया है। मुन्ना की आंखें बड़ी हो गईं। तो क्या संदूक कुएं में है? रघु ने आसपास कीचड़ के निशानों को देखा और धीरे धीरे बोला, संदूक का कुछ हिस्सा नीचे गिरा है, पर पूरी पेटी यहां नहीं है। किसी ने इसे कुएं के पास लाकर छुपाने की कोशिश की।
फिर जल्दी में तहखाने की तरफ ले गया होगा। मुन्ना हक्का बक्का। तहखाना? कौन सा? रघु ने उसकी तरफ देखा। ठाकुर की हवेली के पीछे एक पुराना तहखाना है। बहुत कम लोग उसकी चाबी जानते हैं और मुझे लगता है किसी ने संदूक वहीं छुपाया है। दिमाग एकदम तेज चलने लगा। तहखाना, हवेली और हवेली का वो आईना जिसमें परछाई हिली थी, क्या ये सब जुड़ा हुआ है? लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? रघु और मुन्ना पलटे। उनके सामने खड़ा था मुंशी हरिराम। उसकी आंखें आज कुछ ज्यादा ही तेज थीं, जैसे वो जानता हो कि वे क्या खोजने वाले हैं। मुंशी ने जमीन पर पड़े लकड़ी के टुकड़े को देखा और हंसकर बोला, अरे रघु, लकड़ी का कचरा देखकर तू सोच रहा है कि संदूक मिलेगा। संदूक इतना सीधा नहीं है। पर उसकी आंखों में एक तीखी बेचैनी छुपी थी, जैसे रघु ने उसकी किसी गुप्त चाल पर अनजाने में कदम रख दिया हो। रघु ने टुकड़ा उठाकर मुंशी को दिखाया। अगर ये कचरा है तो ये हवेली की नक्काशी वाली लकड़ी कुएं में कैसे मिली? मुंशी एक पल को अटक गया। शायद कोई पुराना सामान होगा। तू अपनी छोटी सी अक्ल बहुत ज्यादा तान मत दे। रघु शांत रहा, पर मुंशी का चेहरा उसके लिए सबसे बड़ा जवाब बन चुका था। मुंशी बहुत बेचैन था, कई गुना ज्यादा जितना उसे होना चाहिए। मुंशी जाने लगा तो रघु ने मुन्ना से कहा, देखा, चोर वही होता है जो सबूत देखकर सबसे पहले घबरा जाए। मुन्ना बोला, काका, क्या हम तहखाने तक जाएंगे? रघु ने अपनी उस्तरा को जेब में वापस सरकाया। उस धातु ने फिर हल्की सी गर्मी दी। हाँ मुन्ना, पर अभी नहीं। तहखाने का रास्ता इतना आसान नहीं। वहां जाने से पहले मुझे कोई और सुराग चाहिए। मुन्ना ने पूछा, कौन सा सुराग? रघु ने कुएं की गहराई एक बार फिर देखी और बहुत धीरे से बोला, जिसने संदूक चुराया है वो अकेला नहीं है। उसके साथ कोई ऐसा है जो हमें देख रहा है। यदि हम सही दिशा में बढ़ रहे हों तो हवा भी बदल जाती है। मुन्ना कांप गया। काका, आपका मतलब है कोई हमें देख रहा है? रघु ने कहा, हाँ, और वही हमें अगली समस्या तक ले जाएगा। तहखाने तक पहुंचने से पहले एक और मुश्किल हमारे सामने आने वाली है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि तैयारी थी। शाम का आसमान धीरे धीरे लाल से काला हो रहा था। गांव में बत्तियां कम थीं, पर लोगों के चेहरों पर ज्यादा चिंता थी। कुएं के पास मिली लकड़ी और मुन्ना की चप्पल के बाद हर किसी की निगाहें रघु पर टिकी थीं, जैसे वो ही सच का रास्ता खोल सकता हो। रघु घर पहुंचा तो दादी कौशल्या दिया जला रही थीं। दिए की लौ आज कुछ ज्यादा कांप रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट खुद हवा में तैर रही हो। गोमती ने तुरंत पूछा, कुछ पता चला? रघु ने धीरे से कहा, संदूक का एक टुकड़ा कुएं में मिला है, पर पूरा संदूक नहीं, और मुंशी हरिराम हमारे आसपास ही घूम रहा है। गोमती का चेहरा उतर गया। अगर ये मुंशी की चाल है तो वो हमें फंसाने से पीछे नहीं हटेगा। दादी कौशल्या चौकी से उठी। उनकी आंखें उम्र से भारी पर बुद्धि से चमकती थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, रघु, तूने हवेली का आईना फिर याद किया? रघु एक पल को चुप हुआ। उस आईने की परछाई मानो अभी भी उसकी आंखों के कोने में बैठी थी। हाँ दादी, हवेली में कुछ था, कुछ जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, हवेली में सच बोलने वाले सिर्फ इंसान नहीं होते बेटा, कभी कभी पुरानी चीजें भी सच बताती हैं। रघु को उस तरह की हल्की गर्मी याद आई, पर उसने वो बात किसी को नहीं बताई। तभी बाहर तेज आवाज गूंजी, रघु, बाहर आओ। आवाज मुंशी हरिराम की थी, पर साथ में ठाकुर के 2 पहरेदार भी थे। रघु बाहर आया। मुंशी ने हाथ में कागज लहराया। ठाकुर ने तुम्हें आज रात हवेली बुलाया है। रघु की भौं सिकुड़ी। आज रात? किस लिए? मुंशी ने तंज कसते हुए कहा, शर्त की प्रगति जानने के लिए, और कुछ बातें जो सिर्फ तुम्हें सुननी चाहिए। गोमती चिल्ला पड़ी, अभी? रात होते ही बुला रहे हो? मुंशी हंसा, जब शर्त ठाकुर की होती है तो समय भी उसका होता है। रघु ने मुंशी के कंधे पर नजरें गड़ा दी। तू इतना क्यों बेचैन दिखाई दे रहा है मुंशी? मुंशी ने निगाहें चुराई। मुझे क्या होगा, मैं तो बस संदेश देने आया हूं। पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। गोमती ने फौरन कहा, तू हवेली मत जा रघु, कल ही तो गया था और आज फिर वही डर। रघु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं नहीं गया तो ठाकुर यही कहेगा कि मैं शर्त से भाग रहा हूं। दादी कौशल्या ने कहा, ध्यान रखना बेटा, दूसरी शर्त पहली से ज्यादा खतरनाक होती है। रघु ने लालटेन उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। मुन्ना दूर से चिल्लाया, काका, मैं भी चलूं? रघु ने सख्ती से कहा, नहीं मुन्ना, आज रात तू बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। मुन्ना की आंखों में डर था,
पर वो चुपचाप पीछे हट गया। रघु हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा फिर वही लंबी कराहती आवाज के साथ खुला। अंदर का सन्नाटा आज और भारी था, जैसे हवेली खुद अपनी सांसें गिन रही हो। ठाकुर बड़ी कुर्सी पर बैठा था। 2 लालटेन जली थीं, उनकी रोशनी हवेली के कोनों को छू भी नहीं पा रही थी। ठाकुर ने पूछा, कुएं में क्या मिला? रघु ने सच बताया, संदूक का एक टुकड़ा। ठाकुर ने गहरी सांस ली। संदूक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं मिला तो मेरी आधी जमीन किसानों के हाथ चली जाएगी। रघु ने शांत आवाज में कहा, तो फिर आपके अपने लोग इसे क्यों छिपा रहे हैं? ठाकुर ने चौंक कर पूछा, अपने लोग? रघु बोला, मुंशी हरिराम हमें कुएं से दूर रखना चाहता था। वो ये नहीं चाहता कि मैं तहखाने तक जाऊं। ठाकुर की आंखों में पहली बार बेचैनी उभरी। तहखाना? कौन सा? रघु ने कहा, आपकी हवेली के पीछे वाला, जिसकी चाबी बहुत कम लोगों के पास होती है। ठाकुर धीरे धीरे कुर्सी से उठा। तहखाना? तो तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहां मेरे पिता पुराने राज रखते थे। रघु ने महसूस किया कि हवेली की हवा अचानक ठंडी हो गई है। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उनकी बात सुन रही हो। ठाकुर ने धीरे से कहा, तहखाने में कुछ ऐसा है जिससे सच में गांव की जमीनें वापस जा सकती हैं, और शायद मुंशी उसे छिपाना चाहता है। रघु आगे बढ़ा, तो मुझे वहां ले चलिए। पर तभी हवा में एक जोरदार झोंका आया। लालटेन झपक झपक कर बुझने लगी। दूर दीवार पर टंगा आईना हल्की सी चमक से भर उठा, और उसमें एक अस्पष्ट सा चेहरा क्षण भर के लिए उभरा, मानो कोई चेतावनी दे रहा हो। ठाकुर कांप गया, फुसफुसाकर बोला, ये मेरे पिता की। पर आवाज अधूरी रह गई। आईना पल भर में शांत हो गया। रघु ने महसूस किया कि यह घटना सिर्फ संयोग नहीं है। आईना कुछ कहना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ समझ पाता, ठाकुर ने कांपते हुए कहा, रघु, तहखाने की चाबी गायब है। रघु सुनकर हैरान, गायब? तो ताला कौन खोलेगा? ठाकुर ने धीरे से कहा, चाबी मुंशी हरिराम के पास थी। और यह सुनते ही रघु समझ गया, अगली समस्या अब सिर पर खड़ी है। मुंशी न सिर्फ संदूक छुपा रहा है, वो अब तहखाने की चाबी लेकर कोई बड़ी चाल चलने वाला है। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन रघु के दिल में अंधेरा कम नहीं हो रहा था। हवेली में आईने की चमक, ठाकुर का डर और तहखाने की गायब चाबी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा उलझा हुआ धागा बना दिया था जिसका सिरा रघु को कहीं नहीं मिल रहा था। ठाकुर कांपती आवाज में बोला, रघु, अगर चाबी मुंशी के पास थी और अब गायब है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ संदूक छुपाने में नहीं, कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। रघु ने धीमे स्वर में कहा, और खेल भी ऐसा जिसके लिए उसे जल्दी है। जब चोर घबराता है तो वो गलती करता है, और यही गलती हमारा सुराग बनेगी। ठाकुर बेचैन होकर बोला, मुझे डर है कि अगर तहखाना खुल गया और उसमें रखी चीजें बाहर आ गईं, तो मेरा नाम और इज्जत। रघु ने बात काट दी, अगर आपके बाप की असली वसीयत उसी तहखाने में है, तो डरने की बजाय उसे सामने लाना चाहिए। ठाकुर कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर के डर ने उसकी जुबान पकड़ ली थी। रघु ने हवेली से बाहर आने के लिए लालटेन उठाई, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आईने की चमक फिर हल्की सी फूटी, जैसे कोई कह रहा हो, गलत दिशा में मत चलो। रघु पलटा। आईना शांत, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके भीतर कुछ पल पहले जो चेतावनी उभरी थी, वो रघु को बेचैन कर गई। वो बिना कुछ कहे हवेली से बाहर निकल पड़ा। रात की हवा अब और ठंडी थी। पेड़ों की छाया जैसे उसकी चाल के साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। गांव की ओर लौटते हुए रसेते का एक मोड़ अचानक अंधेरे में कुछ भारी सी चीज से भरा लगा। रघु ने लालटेन ऊंची उठाई और चौंक गया। जमीन पर कीचड़ में गहरे धसे भूरे के जूते का निशान था, ताजा, अभी कुछ ही देर पहले का। रघु ने धीरे से कहा, मुंशी अकेला नहीं है, भूरा उसके साथ है, और उनकी हर चाल हवेली के आसपास ही घूम रही है। उसने लालटेन नीची कर निशान की दिशा में देखा। ये निशान सीधे बांस के घने झुरमुटों की तरफ जा रहा था, जो तहखाने के पिछले रास्ते तक पहुंचता था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मुंशी तहखाना खोलने जा रहा है? रघु ने तुरंत हाथ से लालटेन ढक ली ताकि रोशनी दूर न फैले, और वो सावधानी से झुरमुटों की तरफ बढ़ गया। घास उसके पैरों से छूकर सरसराती आवाज कर रही थी। उसे लगा जैसे हर पत्ता उसे किसी खतरे के बारे में चेतावनी दे रहा हो। कुछ कदम चलने के बाद धीरे धीरे आवाजें सुनाई देने लगीं। एक भारी कर्कश आवाज, जल्दी कर, रात खत्म होने से पहले चाबी लगानी है। और दूसरी तेज घबराई हुई, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों गए काम से। रघु झाड़ियों के पीछे झुक गया। उसने आवाजें पहचानी, भूरा और मुंशी।
झाड़ियों के पीछे से हल्की रोशनी चमक रही थी। दोनों के हाथ में लालटेन थी और उनके सामने हवेली के पीछे का पुराना ताला। मुंशी कांपते हुए बोला, ये चाबी ठीक से लग ही नहीं रही, जल्दी कर, कोई आ गया तो सब खत्म। भूरा झुंझलाया, तू अपना मुंह बंद रख, तेरा दिमाग तो वैसे भी इस चाबी से भी ज्यादा जंग खा चुका है। रघु की आंखें सिकुड़ गईं। मामला अब बिल्कुल साफ था, तहखाने में कुछ बड़ा था, इतना बड़ा कि मुंशी खुद डर रहा था कि उसकी चाल कहीं ठाकुर के सिर न गिर जाए। उसी वक्त मुन्ना की आवाज दूर से आई, काका। रघु का दिल बैठ गया। मुन्ना उसके पीछे आ गया था। भूरा और मुंशी चौंककर आवाज की तरफ देखने लगे। रघु ने झट से झाड़ियों से निकलकर मुन्ना का मुंह दबाया और उसे घुटनों के बल नीचे बैठा दिया। चुप, एक आवाज भी मत निकाल। मुन्ना कांप रहा था। भूरा गर्जा, किसकी आवाज थी? मुंशी ने हवा को सुनते हुए कहा, ऐसा लगा जैसे बच्चे की आवाज थी। रघु का दिल गले में अटक गया। भूरा ने लालटेन उठाई और झाड़ियों की ओर देखने लगा। उसकी परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। रघु ने उस तरह मजबूती से पकड़ी, ना मारने के लिए ना डराने के लिए, बस किसी अनहोनी से मुन्ना की रक्षा करने के लिए। भूरा झाड़ियों के बिल्कुल पास आया और अचानक ताला एक तेज खटक की आवाज के साथ खुल गया। मुंशी चिल्लाया, खुल गया? भूरा, जल्दी! भूरा ताले की तरफ भागा और दोनों तहखाने के अंधेरे में उतर गए। रघु ने राहत की सांस ली। मुन्ना उसके सीने से चिपका हुआ था। मुन्ना ने फुसफुसाकर पूछा, काका, ये लोग तहखाने में क्यों जा रहे हैं? रघु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तहखाने में ऐसा सच छुपा है जो सबकी किस्मत बदल सकता है। और अब? रघु ने उस तरह जेब में रखते हुए कहा, हमें भी उनके पीछे जाना होगा। तहखाने का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बासी हवा जैसे ऊपर भागी हो। वो हवा मिट्टी, लोहे और पुराने राजों की गंध से भरी थी। रघु झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे उठकर ताला देख रहा था, जिसके दोनों हिस्से अब जमीन पर पड़े थे। मुंशी और भूरा अंधेरे में नीचे उतर चुके थे। झुरमुटों के बीच उनकी लालटेन की झिलमिलाती रोशनी कुछ सेकंड तक दिखाई दी और फिर गायब हो गई। मुन्ना ने धीमे से पूछा, काका, हम भी अंदर जाएं? रघु ने चारों तरफ ध्यान से नजर दौड़ाई, कहीं कोई पहरेदार न हो। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, उनके पीछे जाना होगा, पर सावधानी से। जितनी रोशनी उनकी लालटेन देती है, उतना अंधेरा भी उसी से बनेगा। मुन्ना ने कुछ समझा नहीं, पर सिर हिला दिया। दोनों तहखाने की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर काई जमी थी, जिस पर पैर रखते ही हल्का सा फिसलाव पैदा होता था। रघु ने लालटेन निकालने ही वाली थी कि आईने की बात उसके दिमाग में गूंजी, अंधेरे में जितना कम दिखता है उतना ज्यादा सुना जा सकता है। उसने लालटेन बंद रखी और मुन्ना से कहा, हम बिना रोशनी जाएंगे, आवाजें सुनने के लिए अंधेरा जरूरी है। मुन्ना डर गया, पर रघु का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ कदम बाद ऊपर की दुनिया गायब हो चुकी थी। नीचे एक लंबा ठंडा गलियारा शुरू होता था, पत्थरों से बना, ऊपर से टपकता पानी और हर तरफ सन्नाटा जो किसी भी आवाज को 3 गुना बढ़ा देता था। छत इतनी नीची कि कई बार रघु का सिर पत्थर से छू जाता। मुन्ना तो झुककर चल ही रहा था। अचानक आगे से मुंशी की आवाज गूंजी, भूरा, जल्दी देख, कहीं वो संदूक यहीं ना हो। भूरा बोला, अंधेरा बहुत है, लालटेन भी आधी बुझ रही है, जल्दी कर, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उनकी घबराई आवाज गलियारे में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई दूसरी आवाज भी उनके साथ बोल रही हो। रघु ने मुन्ना को रोका और दोनों दीवार से चिपककर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर तहखाने का बड़ा कमरा था। दोनों दरवाजे पर आकर झुक गए। अंदर से लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। मुंशी हरिराम किसी भारी चीज को धकेल रहा था। वो एक बड़ा लकड़ी का संदूक था, जिस पर वही नक्काशी बनी थी जो कुएं के पास मिले टुकड़े पर थी। भूरा बार बार कह रहा था, जल्दी कर, अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुंशी ने गुस्से से कहा, मुझे मालूम था कि रघु हम तक पहुंच जाएगा, इसलिए पहले ही ये संदूक यहां खिसकाया था। ठाकुर को पता चला तो बस कुछ कागज जला दूंगा और खेल खत्म। रघु के दिल में तूफान उठ गया। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये पूरी गांव की जमीन हथियाने की साजिश थी। दादा ठाकुर की असल वसीयत यहीं बंद थी और मुंशी उसे जलाना चाहता था। रघु आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक तहखाने में एक अजीब सी आवाज उभरी, धातु पर पत्थर घिसने जैसी। फिर जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बोला, गलत मत करो। मुन्ना डर से रघु का हाथ पकड़े कपकपाने लगा। काका, ये कौन बोल रहा है? रघु ने भी उस आवाज को साफ सुना था। ये कोई इंसान की आवाज नहीं थी,
ना ही हवेली के किसी जीवित व्यक्ति की। मुंशी और भूरा चकित रह गए। भूरा बोला, मुंशी, ये क्या था? यहां कोई तीसरा है क्या? मुंशी कांप गया। तहखाना पुराना है, आवाजें गूंजती हैं। पर उसकी आवाज डरी हुई थी। रघु ने अंधेरे की तरफ देखा। उसकी जेब में रखी उस्तरा फिर गर्म होने लगी। एक हल्की रोशनी तहखाने की दीवार पर उभरी, जैसे कोई चेहरा पत्थर की परत के पीछे से झांक रहा हो। मुन्ना चिल्लाने ही वाला था कि रघु ने उसका मुंह दबाकर धीरे से कहा, ये हमारी दुश्मन नहीं, ये हमें चेतावनी दे रही है। अचानक अंदर से संदूक खिसकने की तेज आवाज आई। भूरा चिल्लाया, मुंशी, ये तू क्या कर रहा है? संदूक मत गिराना। पर मुंशी इतनी जल्दी में था कि उसके हाथ कांप गए और भारी संदूक पत्थर के फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस टक्कर से एक और आवाज उठी, जैसे ऊपर रखे किसी पुराने ढक्कन का ताला टूट गया हो। कुछ कागज संदूक से बाहर खिसक आए। मुंशी चीखा, भूरा, जल्दी उठा, इन्हें जलाना है। उसी पल रघु उछलकर दरवाजे से भीतर घुस गया। मुन्ना भी पीछे। रघु चिल्लाया, कागजों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी आखिरी चाल यही होगी। भूरा घबरा गया, रघु, तू यहां कैसे? मुंशी उछल पड़ा, भागो, ये हमें रंगे हाथ पकड़ लेगा। और दोनों पीछे के कोने की तरफ भागे, जहां एक और संकरी सुरंग थी, शायद तहखाने का पुराना निकास। रघु उनके पीछे दौड़ने ही वाला था कि मुन्ना चिल्लाया, काका, कागज हवा में उड़ रहे हैं। रघु पलटा। तहखाने में हवा किसी अनदेखी दिशा से बह रही थी और महत्वपूर्ण कागज दिए की लौ की तरफ जा रहे थे। अगर एक भी कागज उस लौ पर गिरता, सब खत्म। रघु ने तेजी से छलांग लगाई। कागज हवा में तैर रहे थे और उसने उन्हें मुश्किल से पकड़कर दिए की लौ से दूर कर दिया। मुन्ना की जान कांपते कांपते बची। रघु ने गहरी सांस ली। संदूक बच गया था, लेकिन दूर मुंशी और भूरा सुरंग में भाग चुके थे और वो सुरंग गांव की तरफ ही जाती थी। रघु ने कागज सीने से लगाया और बोला, आज संदूक बचा लिया है, पर अगली समस्या अब गांव के अंदर खड़ी है। रात की हवा और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन रघु के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। झाड़ियों के पीछे छिपा वो और मुन्ना एक एक सांस दबाकर तहखाने के खुले दरवाजे की तरफ देख रहे थे। नीचे अंधेरा ऐसा था जैसे भीतर किसी तूफान को कैद किया गया हो। मुंशी हरिराम और भूरा अभी अभी उस अंधेरे में उतरे थे। उनकी लालटेन की रोशनी धीरे धीरे नीचे जाती हुई कम होती जा रही थी। मुन्ना ने डरते हुए पूछा, काका, हम भी नीचे जाएंगे? रघु ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, हाँ मुन्ना, लेकिन सावधानी से। डर की वजह से नहीं, सच की वजह से जाना है। मुन्ना ने सिर हिलाया। रघु ने लालटेन की बत्ती थोड़ी कम की ताकि रोशनी दूर तक न फैले और दोनों धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर कदम रखते ही रघु को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सीढ़ियों की दीवारें नमी से भरी थीं, जैसे दशकों से दिन का उजाला अंदर न गया हो। हर कदम के साथ सीढ़ियों की कराहती आवाज सन्नाटे में फैल रही थी। नीचे से मध्यम सी बातों की आवाज आ रही थी। मुन्ना फुसफुसाया, मुंशी और भूरा झगड़ रहे हैं शायद। रघु ने उसे चुप रहने का इशारा किया और एक एक कदम आगे बढ़ता गया। नीचे पहुंचते ही तहखाने की सड़ी हुई हवा सीधे चेहरे पर पड़ी। कमरा बड़ा था, पत्थरों से बना, छत नीची और कोनों में जालों की मोटी परतें। मुंशी और भूरा कमरे के बीचों बीच खड़े थे, जहां एक बड़ा पुराना लोहे का संदूक रखा था। संदूक धूल और काई से भरा, पर उसके किनारों पर हवेली में दिखने वाली नक्काशी ही थी। रघु ने दूर से देखा। संदूक वही था जिसकी आवाज कुएं के पास सुनी गई थी। मुंशी कांपता हुआ बोला, इसे खोलना ठीक होगा? ठाकुर ने कहा था इसमें बहुत बड़ा राज है। भूरा ने झुंझलाकर कहा, चुप, हमें ठाकुर का नहीं, अपना फायदा देखना है। कागज मिल गए तो आधी जमीन हमारी हो सकती है। रघु यह सुनकर एकदम सचेत हो गया। संकेत साफ था, संदूक में जमीन के असली कागज थे और अगर वो मिल गए तो गांव का भविष्य बदल सकता था। मुन्ना धीरे से बोला, काका, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। रघु ने मुन्ना का हाथ पकड़ा और दीवार के किनारे छिपकर बैठ गया। धीरे से कहा, मुन्ना, अभी बस देखना है, गलती ये लोग करेंगे और फायदा हमें होगा। भूरा ने चाबी निकाली और संदूक का ताला खोलने लगा। ताला पुराना था, पर भूरा ताकतवर। कुछ जोर लगाने के बाद ताला वट की आवाज के साथ खुल गया। मुंशी ने आगे बढ़ते हुए कहा, धीरे खोल, क्या पता अंदर क्या हो। संदूक का ढक्कन धीमी भारी आवाज के साथ उठा। अंदर कई पुराने दस्तावेज, चांदी के सिक्के और एक मोहर लगी पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। मुंशी के हाथ कांपने लगे। ये वसीयत है शायद, ठाकुर के बाप की असली वसीयत। भूरा लालच में बोला, तो फिर इसे क्यों ठाकुर को दें?
हम इसे बेचेंगे या दबाकर रखेंगे? जितना पैसा मांगेंगे ठाकुर देगा। मुंशी ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर पकड़े गए तो? भूरा गरजा, चुप, हम 2 हैं और वो नाई अकेला है, हम उसे फंसा देंगे। रघु की मुट्ठी कस गई। ये आदमी इतना गिर जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। अचानक मुंशी के हाथ से वसीयत की मोहर लगी, चिट्ठी फिसलकर नीचे गिर गई। वो जल्दी जल्दी उसे उठाने लगा और इसी झटके में संदूक के ढक्कन के नीचे लुढ़की हुई एक छोटी सोने की नक्काशी वाली चाबी बाहर आ गिरी। मुन्ना फुसफुसाया, काका ये चाबी शायद किसी और ताले की है। रघु की आंखें चमकीं। हाँ मुन्ना, ये संदूक की नहीं, ये किसी नए रहस्य की चाबी है और शायद यही असली खेल की शुरुआत है। भूरा और मुंशी अभी भी वसीयत देख रहे थे। दोनों का ध्यान चाबी पर नहीं गया था। रघु ने धीरे धीरे दीवार के कोने से सरक कर चाबी उठाने की कोशिश की। उसका हाथ बढ़ा ही था कि मुन्ना के पैरों के नीचे एक सूखा पत्ता चर्र की आवाज कर गया। भूरा चौंक कर पलटा। कौन है वहां? रघु ने बिना हिचक मुन्ना का हाथ पकड़कर तहखाने के दूसरे खंड की तरफ तेजी से खींच लिया जहां अंधेरा ज्यादा था। भूरा लालटेन निकालकर चिल्लाने लगा, कौन छिपा है? निकल बाहर। मुंशी घबराकर बोला, कोई है, मैंने आवाज सुनी। रघु और मुन्ना अंधेरे में चुपचाप दीवार के पीछे छिपे थे। दोनों की सांसें तेज थीं लेकिन आवाज दबाई हुई। भूरा इधर उधर लालटेन घुमाता रहा पर उन्हें देख नहीं पाया। रघु ने मुन्ना के कान में फुसफुसाया, सही समय का इंतजार कर, हमें यहां से चाबी लेकर निकालना है, निगाहों में आए बिना। मुन्ना ने पूछा, फिर संदूक का क्या? रघु के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। संदूक उनका लालच दिखाएगा और चाबी हमें सच तक ले जाएगी। लेकिन तभी ऊपर से हवेली के किसी कमरे में भारी धमाका हुआ, जैसे कोई बड़ा सामान गिरा हो। भूरा और मुंशी चौंककर ऊपर देखने लगे। रघु समझ गया, अब भागने का यही मौका है। मुन्ना, यही समय है। रघु ने चाबी उठाई, मुन्ना का हाथ पकड़ा और अंधेरे के पिछले रास्ते से चुपचाप निकल गया। पीछे भूरा चिल्ला रहा था, कौन आया था? कौन? लेकिन रघु और मुन्ना अब हवेली के पिछवाड़े में रात की गहरी छाया में गायब हो चुके थे और अब रघु की उंगलियों में वो सोने की चाबी थी जो सिर्फ संदूक नहीं और भी बड़े राज की कुंजी बन सकती थी। रात के अंधेरे में धूल से भरी चौपाल आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। मुंशी हरिराम और भूरा दोनों रस्सियों से बांधकर बीच में बिठाए गए थे। गांव वाले गोल करके खड़े थे। हर चेहरे पर गुस्सा, घिन और राहत का अजीब सा मिश्रण था। संदूक चौपाल के बीच रखा था, कीचड़ में सना, पर बिल्कुल वही जो ठाकुर पिछले 3 दिन से ढूंढ रहा था। लेकिन रघु की आंखों के पीछे सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, गोमती और पिंटू कहाँ गए? ठाकुर गंभीर आवाज में बोला, मुंशी अब बता, मेरी जमीनों के कागज लेकर कहाँ भागने वाला था तू? मुंशी ने गुस्से से थूका, कागज तेरे बाप के थे ठाकुर, तूने आधी जमीन झूठे कागजों से हड़पी थी, तेरी असली हार इन्हीं कागजों में लिखी है। गांव वाले हक्के बक्के। ठाकुर की आंखें फैल गईं। लेकिन रघु इन सब पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसका मन घर की ओर भाग रहा था। उसने अचानक कहा, ठाकुर साहब, संदूक मिल गया, लेकिन मेरा परिवार। उसकी आवाज गले में अटक गई। डर, बेचैनी और एक अजीब सी घुटन उसे भीतर से चीर रही थी। ठाकुर ने तुरंत पहरेदार को कहा, रघु के घर जाओ, देखो क्या हुआ है। कुछ ही मिनटों में 2 पहरेदार दौड़ते दौड़ते आए। उनकी सांसें टूटी हुई थीं। ठाकुर साहब, एक ने कहा, रघु के घर का दरवाजा खुला था, अंदर सब बिखरा पड़ा है और दीवार पर चाकू से कुछ लिखा हुआ है। रघु का दिल धड़क उठा। वो बिना रुके सीधे अपने घर की तरफ भाग पड़ा। गांव वाले उसके पीछे पीछे। घर की हालत देखकर सब सन्न रह गए। चारपाई उल्टी, लोटे पतीले जमीन पर बिखरे और दरवाजे पर चाकू से खुरचा हुआ संदेश। तीसरी शर्त शुरू हो चुकी है। गोमती और पिंटू कहीं नहीं थे। आंखों के आगे सारा कमरा घूम गया। रघु ने चारपाई के पास पड़े पिंटू के छोटे खिलौने को उठाया तो उसके हाथ कांप उठे। इतनी मेहनत, इतनी खोजबीन, मुंशी का पूरा सच पकड़ लेना, सब बेकार था अगर उसका परिवार ही गायब हो गया। उसने गहरी सांस ली। ठाकुर, ये काम मुंशी और भूरा नहीं कर सकते, ये काम किसी और का है। ठाकुर धीरे धीरे उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। किसी और का मतलब? रघु सीधा ठाकुर की आंखों में देखते हुए बोला, जिसने तीसरी शर्त बनाई है। गांव वाले सहमकर पीछे हटे। ठाकुर ने घबराकर कहा, तीसरी शर्त? मैंने तो अभी तक। रघु ने बात काट दी। ठाकुर साहब, ये संदेश आपकी लिखावट में नहीं है, न मुंशी की लिखावट है, न भूरा की। तो इसे किसने लिखा?
सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा भी अपनी आवाज छुपा लेती है। ठाकुर धीरे से बोला, हवेली में एक बात मैंने तुमसे छुपाई थी। रघु पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। कौन सी बात? ठाकुर की आवाज थोड़ी कांप गई। मेरे पिता, उनकी मौत अचानक नहीं हुई थी। गांव वाले दहल उठे। ठाकुर ने आगे कहा, मरने से पहले वे तहखाने में कुछ लिख रहे थे। उन्होंने कहा था कि तहखाना कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें सिर्फ कागज नहीं, एक सच्चाई बंद है। रघु ने धीरे से कहा, और वही सच अब आपके सामने आना चाहता है। ठाकुर की आंखें फैल गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? रघु ने दीवार पर चाकू से बने शब्दों को एक बार फिर देखा, फिर कहा, तीसरी शर्त आपकी नहीं है ठाकुर, किसी और ने बनाई है। किसी ऐसे ने जो हमारे हर कदम को लगातार देख रहा था। उसने उस तरह बाहर निकाली। धातु आज पहले से ज्यादा गर्म थी, जैसे वो अगली दिशा खुद बता रही हो। रघु ने धीरे से कहा, गोमती और पिंटू यहीं कहीं हैं, और जिसने उन्हें उठाया है वो हमें तहलाने में ले जाना चाहता है। ठाकुर चौंक गया। तहखाना? लेकिन मुंशी वहां जा चुका है। रघु ने कहा, मुंशी और भूरा सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी कोई और है। गांव वाले सिहर उठे। रघु ने मुन्ना की तरफ देखा। मुन्ना कांपते हुए बोला, काका, मुझे लगता है वो चाकू से लिखा संदेश किसी एक नहीं, 2 लोगों का काम लगता है। रघु ने सिर हिलाया। हां मुन्ना, क्योंकि पिंटू के कमरे में 2 पग चिन्ह थे, एक भारी एक हल्का। ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। रघु ने कहा, अब खेल साफ हो गया है। पहली शर्त हवेली में थी, दूसरी संदूक की चोरी थी, और तीसरी, उसने उस तरह कसकर पकड़ते हुए कहा, तीसरी शर्त मेरे परिवार को ढूंढना है, और मैं तहखाने से शुरू करूंगा। गांव वाले उसके पीछे खड़े हो गए, कुछ डर से, कुछ विश्वास से, और रघु धीरे धीरे हवेली के उस काले रास्ते पर चल पड़ा जहां अभी अभी सबसे खतरनाक खेल शुरू हुआ था। रात का सन्नाटा आज कुछ ज्यादा ही भारी था। हवेली के बाहर खड़े रघु की सांसें मानो धुएं की तरह ठंडी लग रही थीं। ठाकुर अभी भी अपने अपमान की आग में सुलग रहा था। वो चौपाल के बीच खड़ा था, आंखें लाल, आवाज भारी, और भीड़ के सामने अपने अहंकार को वापस सीधा खड़ा करने की कोशिश में। मिट्टी के चबूतरे पर रघु शांत खड़ा था, पर उसके सीने में अगली लड़ाई का डर धीरे धीरे धड़कने लगा था। ठाकुर विक्रम सिंह ने सबके सामने ऊंची आवाज में ऐलान किया, पहले 2 खेल नाई ने जीत लिए, ये मैं मानता हूं, पर असली खेल अब शुरू होगा। भीड़ में हलचल। लोग एक दूसरे को पकड़कर आशंका भरी नजरें बांट रहे थे। गांव वालों को डर था कि ठाकुर हारकर हिंसक न हो जाए। ठाकुर का चेहरा सख्त था। वो धीरे धीरे रघु के सामने आया और बोला, मेरी तीसरी शर्त सबसे बड़ी है नाई। अगर इस शर्त में हार गया तो अपनी दुकान ही नहीं, पूरा गांव खो देगा। भीड़ में चीख सी उठी, पूरा गांव? रघु ने अपने होंठ भींचकर पूछा, शर्त क्या है ठाकुर साहब? ठाकुर ने लंबी सांस ली, फिर जमीन पर हाथ फेरकर मिट्टी उठाई और बोला, इस मिट्टी की असली कहानी सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। मेरे पिता ने मरते समय एक वसीयत छोड़ी थी जो तहखाने में बंद है। रघु की आंखों में तुरंत हवेली के आईने की चमक उभरी, मानो आईना पहले से ये जानता हो। ठाकुर आगे बोला, तीसरी शर्त यह है नाई, तू पूरे गांव के सामने मेरी असली तस्वीर दिखाकर साबित कर दे कि मैं गलत हूं, लेकिन बिना किसी कागज, बिना किसी मारपीट, बिना किसी जादू टोने के, सिर्फ अपने दिमाग से। गांव में सन्नाटा। यह शर्त पहली दोनों शर्तों से 10 गुना कठिन थी। रघु ने धीमे स्वर में पूछा, अगर मैं जीत गया तो? ठाकुर की आवाज बदल गई, कमजोर, कांपती हुई। तो मेरे पिता की वसीयत के अनुसार खेत किसानों को मिलेंगे, गांव आजाद हो जाएगा मेरे नाम से। गांव वाले हाँफ उठे। किसानों की आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ चमके। लेकिन ठाकुर ने एक और वार कर दिया, और अगर हार गया तो गांव की आधी जमीन मुझसे वापस लेने का किसी के पास हक नहीं होगा। रघु स्तब्ध। ये सिर्फ उसके घर दुकान का मामला नहीं था, अब पूरा गांव दांव पर था। गोमती चौपाल की भीड़ से निकलकर रघु के पास आई, आंखों में डर, आवाज में कांप। रघु, ये खेल अब बहुत बड़ा हो गया है, तू अकेला कैसे? रघु ने उसकी हथेली दबाई। आज अकेले नहीं लड़ रहा हूं, आज पूरा गांव मेरे साथ है। तभी चौपाल के पीछे से हल्की सरसराहट आई। रघु मुड़ा, परछाई हवा की तरह हिली और हवेली की दिशा में एक हल्की सी चमक उठी। ये वही एहसास था जो उसे पहली रात आईने में दिखा था, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, सच वहां है जहां अंधेरा सबसे गहरा है। रघु ने गहरी सांस ली। उसके भीतर डर नहीं, एक विचित्र सी दृढ़ता जाग रही थी। ठाकुर ने पूछा, तैयार है तू नाई? रघु ने आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, हां,
मैं आपकी तीसरी शर्त मानता हूं। भीड़ में हलचल, कुछ ने सिर पकड़ लिया, कुछ ने दुआएं मांगी। रघु ने धीरे धीरे कहा, पर शर्त कब पूरी करनी होगी? ठाकुर बोला, किसी दिन नहीं, यही अभी। कल भोर होते ही पूरे गांव के सामने मेरी असली तस्वीर दिखाकर साबित कर देना कि मैं गलत हूं, और अगर तू असफल रहा तो पूरा गांव मेरे कब्जे में जाएगा। रघु का दिल एक क्षण के लिए थम गया। कल भोर तक मतलब सिर्फ एक रात में मुंशी का सच, भूरे की चाल, वसीयत का रहस्य, आईने की चेतावनी, सबको जोड़कर ठाकुर को हराना होगा। रघु ने ठाकुर से कहा, ठीक है, भोर तक आपका सच सबके सामने होगा। ठाकुर हंस पड़ा, देखते हैं नाई की उस्तरा मेरी इज्जत काट पाती है या नहीं। वो अपने पहरेदारों के साथ चौपाल से चला गया। भीड़ तितर बितर होने लगी। मुन्ना धीरे धीरे रघु के पास आया और बोला, काका, क्या ये आखिरी शर्त आप जीत पाओगे? रघु ने उसके सिर पर हाथ रखा। मुन्ना, इस बार उस्तरा नहीं चलेगा, इस बार दिमाग चलेगा, और दिमाग तब तेज होता है जब सच डर से बड़ा होता है। गोमती बोली, रघु, एक रात में ये कैसे होगा? रघु ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि आज रात हमें हवेली के आईने से फिर बात करनी है। गोमती कांप गई। आईने से? रघु ने धीमे से कहा, हां, वहीं से शुरुआत हुई थी और वहीं से सच बाहर आएगा। और जैसे ही रघु घर की ओर मुड़ा, हवेली की दिशा से अचानक एक बहुत तेज झोंका आया, जैसे किसी ने अंधेरे में दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। यह साफ संकेत था, हवेली आज रात रघु का इंतजार कर रही है। हवेली के पिछवाड़े में आज अजीब सी शांति थी। न हवा तेज, न पत्ते सरसराते, सब कुछ इतना स्थिर कि जैसे रात भी किसी डर से जम गई हो। रघु तहखाने से ऊपर आया और बाहर निकलते ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके हाथ में वही पुरानी उस्तरा थी, लेकिन आज वो पहले से अलग महसूस हो रही थी। उस उस्तरे की धातु हल्की सी गर्म थी, जैसे उसके भीतर कोई धड़कन हो, कोई बेचैन सांस जो रघु को कुछ बताना चाहती हो। रघु ने उस्तरा को देखा, फिर हवेली की दीवार को जहां आईना टंगा था। आईना शांत था, पर उसकी खामोशी साफ बता रही थी कि तूफान अभी बाकी है। तभी पीछे से ठाकुर की आवाज आई, थकी हुई, टूटी हुई, रघु, क्या सच वही है जो मैंने देखा? रघु धीरे धीरे मुड़ा। ठाकुर विक्रम सिंह पहली बार कमजोर और हारा हुआ लगा। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा सवालों से भरा। रघु ने कहा, हां साहब, तहखाने में जैसा लिखा था वही सच है। आपके पिता की असली वसीयत किसानों को बराबर हिस्सेदारी देती थी, पर मुंशी और भूरा कागज छुपाकर आपको खेल बनाते रहे। ठाकुर लड़खड़ाई आवाज में बोला, मेरे अपने, मेरे खिलाफ। रघु ने तुरंत कहा, सच छुपाने वाला कभी अपना नहीं होता साहब, और आपका डर आपको गलत दिखा रहा था। आप किसी के हाथ की कठपुतली बने रहे। ठाकुर बैठ गया। उसकी आंखें आईने की तरफ टिक गईं। रघु, तू कह रहा था कि हवेली में कोई है। रघु सावधानी से बोला, कोई इंसान तो नहीं, पर हवेली की दीवारें और ये आईना कुछ छुपा नहीं सकते। ठाकुर कांप गया, क्या ये मेरे पिता की आत्मा? रघु ने बीच में ही कहा, नहीं साहब, ये सिर्फ चेतावनी है। पुराना राज जितना दबेगा उतना ही चीखेगा। ठाकुर थककर खड़ा हुआ। कल तीसरी शर्त है रघु, और इस बार पूरे गांव के सामने तू और मैं होंगे, लेकिन तू मुझे कैसे हरा पाएगा? रघु ने उस्तरा उठाकर कहा, इससे नहीं साहब, आज नहीं, कल सिर्फ दिमाग से और सच से। तभी अंदर से मुन्ना भागता हुआ आया। काका, गांव में हंगामा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि वसीयत नकली है। रघु चौंक गया। क्या? किसने कहा? मुन्ना ने हांफते हुए कहा, मुंशी हरिराम और भूरा गांव में फैलाकर आए हैं कि तुम्हें तहखाने में नकली कागज मिले। रघु की मुट्ठी कस गई। दिमाग में क्रोध और डर दोनों एक साथ उठे। ठाकुर ने चिंतित होकर कहा, अगर गांव वाले मुंशी की बात मान गए तो कल की शर्त में तू हार जाएगा और गांव भी हार जाएगा। रघु ने बिना पल गंवाए कहा, तो मुझे जाकर गांव वालों का भरोसा वापस जीतना होगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि उस्तरा उसकी जेब में तेजी से गर्म हुई। इतनी गर्म कि उसने हाथ हटाकर तुरंत देखा। उस्तरा धीमी सी लाल चमक दे रही थी, जैसे धातु के भीतर जलती हुई आग हो। और तभी आईने में अचानक रोशनी चमकी, बहुत हल्की पर साफ। आईने में किसी बूढ़े चेहरे की झलक एक पल को उभरी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। रघु कांप उठा। ठाकुर भी पीछे हट गया। मुन्ना फुसफुसाया, काका, ये चेहरा, क्या ये?
रघु ने धीरे से कहा, ये चेतावनी नहीं, ये इशारा है। आईना धीरे धीरे सफेद धुंध में ढक गया। ठाकुर डर कर बोला, ये क्या चाह रहा है? रघु ने उस्तरा को देखा और उसकी चमक मानो किसी दिशा की ओर संकेत कर रही थी। ये हमें बता रहा है, रघु ने गंभीर स्वर में कहा, कि मुंशी और भूरा सिर्फ झूठ नहीं फैला रहे, वे वसीयत जलाने वाले हैं। ठाकुर ने आंखें फैलाकर कहा, क्या? वो कागज जल गए तो मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि सच क्या है। रघु ने ज्वालामुखी सी आवाज में कहा, इसलिए हमें अभी इसी वक्त उनके पीछे जाना होगा। मुन्ना बोला, काका, वे लोग कहाँ होंगे? रघु की नजर उस्तरा की लाल चमक पर गई। ये उस्तरा जिस तरफ गर्म हो रही है वही दिशा सही है। और उस्तरा गांव के पुराने पेड़ और ओसरी की तरफ इशारा कर रही थी। रघु ने गहरी आवाज में कहा, चलो, आज रात गूंगी सच्चाई को जोर से बोलना ही पड़ेगा। और वह उस्तरा की रोशनी के इशारे से सीधे उस जगह की ओर चल पड़ा जहां मुंशी और भूरा वसीयत मिटाने की सबसे बड़ी चाल चलने वाले थे। पर रघु को नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसी रास्ते में उसके नाम पर एक और नया जाल बिछ चुका है। गांव की चौपाल आज किसी उत्सव से कम नहीं लग रही थी। बीच में लकड़ी की बड़ी कुर्सी रखी थी जिस पर ठाकुर विक्रम सिंह शान से बैठे हुए थे और चारों तरफ गांव वाले, जिनमें उत्सुकता भी थी और खामोशी भी। सब इस बात को लेकर बेचैन थे कि रघु आज आखिर क्या करने वाला है। रघु ने अपनी उस्तरा, कंघी और तौलिया छोटे से मेज पर सजाए। उसका दिल अंदर से थोड़ा डगमगा रहा था क्योंकि आज आईने पर कपड़ा ढका हुआ था और ये वही आईना था जिसने अब तक उसे 2-3 बार इशारा देकर सही दिशा दिखाई थी। लेकिन आज वो बिल्कुल शांत था, बेजान, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। मुंशी हरिराम थोड़ी दूरी पर खड़ा बार बार आंखें छिपा छिपा कर रघु की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी की तीखी लकीरें थीं, जैसे उसे डर हो कि रघु कहीं उसकी चाल पर सीधा वार न कर दे। गुंडा भूरा दम साधे बैठा था, हथेली बार बार रगड़ते हुए, शायद डर रहा था, शायद गुस्सा छिपा रहा था। रघु ने गहरी सांस ली और गांव वालों की तरफ देखकर बोला, आज मैं ठाकुर साहब की दाढ़ी बनाऊंगा, पर दाढ़ी सिर्फ बालों की नहीं होती, कभी कभी चेहरे पर लगी सच्चाई की धूल भी साफ करनी पड़ती है। भीड़ हल्की सी हंस पड़ी। ठाकुर ने आंखें तरेरी पर कुछ बोल नहीं पाए। रघु ने तौलिया ठाकुर की गर्दन के पास बांधा और झाग लगाने लगा। उसने जानबूझकर हर स्ट्रोक के साथ एक ऐसी बात छेड़ी जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को पता थी। ठाकुर साहब, रघु ने धीमे धीमे कहा, आपने कभी किसी गरीब से किसी कागज पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे? भीड़ में फुसफुसाहट मचल गई। ठाकुर ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास है नाई? रघु शांत रहा। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो उस्तरा गर्दन के करीब ले जाते हुए बोला, अरे, आप तो याद भी नहीं करेंगे साहब, आपके मुंशी हरिराम ने रात के अंधेरे में कई लोगों के घबराए हाथ पकड़ पकड़कर कागज पर उंगलियां रखवाई थीं। भीड़ की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी थी। कई किसान एक दूसरे को पहचानते हुए धीमे धीमे सिर हिला रहे थे। हाँ, वो रात याद आ रही थी। मुंशी हरिराम का चेहरा फक हो गया। वो जल्दी से बोला, ये सब नाई का झूठ है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। रघु ने हल्की मुस्कान से कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा मुंशी जी, बस बात कर रहा हूं। अचानक आपको इतना गुस्सा क्यों आ गया? भीड़ हंस पड़ी। मुंशी का गुस्सा अब डर में बदल रहा था। रघु ने दाढ़ी बनाना जारी रखा, हर स्ट्रोक के साथ जैसे हर सच लोगों की आंखों पर चढ़ी धुंध को साफ कर रहा था। और साहब, रघु थोड़ी और उतरती आवाज में बोला, तहखाने वाले संदूक की चाबी गायब होने का मामला। ठाकुर का दिल एक धड़कन छोड़ गया। क्या मतलब? रघु ने उस तरह रोककर कहा, मतलब ये कि चाबी आपके पास नहीं थी, पर किसी को अच्छी तरह पता था कि आप सोचते क्या हैं, डरते किससे हैं और आपके पिता की असली वसीयत कहाँ छुपी है। भीड़ का सन्नाटा अब तूफान जैसा बन रहा था। रघु ने बिना आवाज ऊंची किए सबके दिमाग में बात डाल दी, और वही आदमी संदूक छुपा रहा है। यह वाक्य सुनते ही मुंशी हरिराम के पैर कांप गए। उसने झट से मुड़कर भागने की कोशिश की, पर भूरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? रघु ने कहा, अभी भागने की जरूरत नहीं मुंशी जी, सच अपने आप बाहर आएगा। भूरा, जिसे लगा था रघु उसे फंसा देगा, अब खुद डर गया था। वह रघु के पास आकर बोला, नाई, तू तो बस बातों से लोगों को हिला रहा है, सबूत कहाँ है तेरे पास? रघु ने धीरे धीरे पीछे रखे ढके हुए आईने की तरफ देखा। भीड़ की निगाहें भी उसी दिशा में मुड़ गईं। आईना शांत था, जैसे सो रहो हो। रघु ने कहा, सबूत मेरे पास नहीं, पर उसके पास है जो इस आईने के सामने सच से डरता है। मुंशी अचानक चीखा, आईने को मत खोलना। उससे वो बोलते बोलते ही अपना मुंह दबा बैठा। उसकी आंखों में डर था,
जैसे उसे पता हो आईने से भागना असंभव है। भीड़ में फुसफुसाहट उभरने लगी। मुंशी क्यों डर रहा है? आईना क्या बताएगा? संदूक का राज इसी के पास है क्या? रघु ने गंभीर आवाज में कहा, आज कोई जादू नहीं होगा। आईना बोलने की जरूरत नहीं है, चेहरे ही बोलेंगे। उसने उस तरह नीचे रखा, हाथ से ढका हुआ कपड़ा हटाया। आईना अब खुला था, चमकता नहीं था, पर उसका कांच सबको देख रहा था। रघु ने मुंशी की तरफ देखा। आओ मुंशी जी, आईने के सामने कहो कि तुम्हारा संदूक से कोई लेना देना नहीं। मुंशी कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतरने लगीं। उसकी आंखों की पुतलियां इधर उधर घूम रही थीं। गांव वाले समझ चुके थे, ये आदमी ही चाबी और संदूक दोनों का खेल खेल रहा था। रघु ने शांत आवाज में कहा, कहना सच नहीं, सचता दिखाई देना है और आईना चेहरा पढ़ लेता है। मुंशी की आवाज टूट गई, न मैं। और उसी पल तहखाने की तरफ से घंटी जैसी आवाज आई, टनन। भीड़ चौंक गई। रघु का दिल भी धड़क उठा। ये आवाज किसी सामान्य चीज की नहीं थी। ये उस ताले की आवाज थी जो तहखाने में बंद वसीयत वाले संदूक पर था। मतलब साफ था, अब तहखाने में कोई है और वो संदूक खोल चुका है। तहखाने का भारी दरवाजा जब कराहता हुआ खुला तो भीतर से उठती सीलन और पुराने कागजों की गंध रघु के चेहरे पर सीधे लगी। लालटेन की हल्की रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरते पत्थर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। माहौल में एक ऐसी खामोशी थी जिसमें किसी भी आवाज का 10 गुना प्रतिध्वनि सुनाई दे रहा था। रघु ने पिंटू को अपने पीछे कर लिया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। मुन्ना उसके दाएं खड़ा था, डर से सिमटा हुआ, पर हिम्मत नहीं छोड़ रहा था। तहखाने के अंदर भूरा और मुंशी लालटेन लेकर हर कोने में कुछ ढूंढ रहे थे। मुंशी हड़बड़ाते हुए बोला, ये संदूक यहीं होना चाहिए था, मैंने खुद यहां ताला लगाया था। भूरा चीखा, दिमाग खराब हो गया है क्या? संदूक नहीं है, कहीं और छुपाया होगा, जल्दी ढूंढ। उन दोनों के बीच का तनाव इतना साफ था कि रघु बिना दिखे समझ गया। दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते और मजबूरी में साझेदार भी हैं। रघु आगे बढ़ा और पत्थर के एक पुराने खंभे के पास जाकर दीवार को थपथपाया। ध्वनि खाली गूंजी। इसका मतलब दीवार के पीछे कुछ था। पिंटू ने धीमे से पूछा, बापू, दीवार क्यों बज रही है? रघु ने फुसफुसाया, क्योंकि दीवार के पीछे कुछ छुपाया गया है। उसी वक्त दीवार के दूसरे छोर पर एक अजीब सी खटखट आवाज हुई, जैसे कोई अंदर से हल्का सा छू रहा हो। मुन्ना कांप गया। काका, ये अंदर से कौन है? रघु ने लैंप ऊंचा किया। दीवार के कोने में एक बहुत पतली दरार दिखी और उस दरार से हल्की रोशनी छन रही थी, जैसे भीतर कोई बहुत पुराना लालटेन धीरे धीरे सुलग रहा हो। रघु ने तय किया, दीवार तोड़नी पड़ेगी, पर आवाज नहीं होनी चाहिए। उसने उस तरह जेब से निकाली और बहुत सावधानी से दीवार की दरार को थोड़ा थोड़ा खुरचने लगा। उस तरह का धातु पत्थर से टकराकर एक हल्की भनभनाहट दे रहा था और तभी उस तरह फिर गर्म हो उठी। इस बार इतनी गर्म कि रघु के हाथ में हल्का झटका लगा। रघु समझ गया, ये संकेत है, दीवार के इसी हिस्से में मुख्य रहस्य है। पिंटू चौकन्ना होकर बोला, बापू, क्या उस तरह जादू कर रही है? रघु ने कहा, नहीं बेटा, उस तरह जादू नहीं करती, पर सच को पहचान लेती है। वो दीवार पर झुका और जैसे ही दरार को थोड़ा और खुरचा, अचानक पूरी दीवार भीतर की तरफ धीमी सी खड़खड़ाहट के साथ खिसक गई। तहखाने में छिपा एक और छोटा कमरा अब सबके सामने था। कमरे के भीतर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और मेज पर वही संदूक रखा था जिसे ढूंढकर पूरा गांव परेशान था। मुंशी टूट पड़ा, मिल गया, यहीं छुपा था। भूरा तेजी से संदूक की तरफ भागा, पर रघु ने उसे रोक लिया। रुको भूरा, पहले समझते हैं अंदर है क्या। मुंशी चीखा, हट, ये संदूक ठाकुर का है। रघु ने शांत आवाज में कहा, और उसमें जो कागज हैं वो गांव की जमीन के हैं, इसलिए पहले सबके सामने खुलेंगे। पहरेदार लाटू, जो तहखाने में ठाकुर के आदेश पर आया था, अचानक आगे बढ़ा और बोला, और उनके बिना कोई यहां से जाएगा नहीं। हर कोई ठहर गया। रघु ने संदूक खोला। ढक्कन जैसे ही उठा, पुरानी वसीयतों, जमाबंदियों और नक्शों की गंध फैल गई। सबसे ऊपर एक मोटी पीली पड़ चुकी कागज की फाइल थी। रघु ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, ठाकुर रघुवंशी सिंह की अंतिम वसीयत। ठाकुर का असली नाम पढ़ते ही मुंशी और भूरा एकदम सुन्न पड़ गए। पिंटू ने पूछा, ये वसीयत किसकी है बापू? रघु ने कहा, ठाकुर के पिता की। मुन्ना ने धीरे से कहा, तो क्या यही वो सच है जिसे छुपाया जा रहा था? रघु ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने में साफ लिखा था,
मेरी जिंदगी भर की जमीन गांव के मेहनतकश किसानों की है। विक्रम सिंह ठाकुर इस पर दावा नहीं कर सकता। मुंशी चिल्लाया, ये झूठ है, झूठ है। रघु ने वसीयत उसकी आंखों के सामने की। मुंशी की आवाज गले में अटक गई। भूरा पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, सब मुंशी ने करवाया। मुंशी ने भूरा को धक्का देकर कहा, तू भी शामिल था? हम दोनों। रघु ने शांत लेकिन धारदार स्वर में कहा, सच सामने आ चुका है, अब दोनों बच नहीं सकते। तभी तहखाने की सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। सबने पलटकर देखा। ठाकुर विक्रम सिंह आंखों में कांपता डर, चेहरे पर पसीना और हाथ में लालटेन लिए तहखाने में उतर रहा था। उसने संदूक देखा, वसीयत देखी और फिर रघु की आंखों में सीधा देखा। ये सच तुमने कैसे ढूंढ लिया रघु? रघु ने जवाब दिया, सच खुद छुपकर थक जाता है ठाकुर साहब, बस उसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। ठाकुर नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर पछतावे और चोट दोनों की परछाई थी। मुन्ना ने धीमे से कहा, तो अब गांव की जमीनें किसके पास रहेंगी? रघु ने वसीयत उठाई और कहा, जिन्हें हक है उनके पास, किसानों के पास। पर समस्या यहां खत्म नहीं हुई थी। रघु ने वसीयत बंद करते हुए महसूस किया, कमरे की हवा अभी भी भारी है, मानो कोई छाया अभी भी मामला खत्म नहीं होने देना चाहती। और ये छाया अगले हिस्से में अपना असली रूप दिखाएगी, क्योंकि तहखाने में एक और गुप्त कागज अभी तक खोला नहीं गया था। गांव की चौपाल पर आज पहली बार इतनी भीड़ जमा थी। हर आदमी, हर औरत, हर बुजुर्ग, सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या आज रघु तीसरी शर्त जीत पाएगा? ठाकुर के सामने वसीयत खुल चुकी थी। पुराने नौकर ने गवाही दे दी थी। मुंशी और भूरा किसी को आंख मिलाने की हालत में नहीं थे। लेकिन फिर भी ठाकुर हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी, जैसे उसकी इज्जत, उसकी हुकूमत और उसका अहंकार सब कुछ अभी भी दांव पर हो। ठाकुर ने तेज आवाज में कहा, यह वसीयत जाली भी हो सकती है, इसे कोई भी बना सकता है। मैं कैसे मान लूं कि यह असली है? गांव में फुसफुसाहट फैल गई। रघु ने आगे बढ़कर वसीयत का कागज उठाया और बहुत शांत आवाज में बोला, साहब, आपके पिता के मोहर की पहचान पूरा गांव जानता है, लेकिन अगर आप फिर भी सच्चाई से भागना चाहते हैं तो एक आखिरी तरीका है। ठाकुर ने शक भरी नजर से पूछा, कौन सा तरीका? रघु ने अपनी दुकान से लाया हुआ पुराना आईना धीरे से चौपाल के बीच रखा। सारा गांव उसी तरफ मुड़ गया। आईना सादा था, लेकिन उसमें आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे अंदर कोई जान हो। रघु बोला, आज कोई जादू नहीं, कोई परछाई नहीं। आज ये आईना सिर्फ चेहरा दिखाएगा, और सच इंसान के चेहरे में छुपा होता है। गांव की कुछ औरतें सहलकर बोल उठीं, चेहरा कभी झूठ नहीं छिपा पाता। रघु ने कहा, ठाकुर साहब, अगर आप निर्दोष हैं, अगर ये वसीयत झूठी है, तो आपके चेहरे पर डर क्यों है? ठाकुर तिलमिला उठा, मेरे चेहरे पर डर? आर घ पे छोटे ऊ की मात्रा ने उस्तरा हाथ में लिया, लेकिन आज वो डराने के लिए नहीं, सिर्फ सच की तरफ इशारा करने के लिए। साहब, रघु बोला, आप जब भी झूठ बोलते हैं, आपकी गर्दन थोड़ी सख्त हो जाती है, आपकी आंखें नीचे देखने लगती हैं और आपकी सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। मैंने ये कल भी देखा, आज भी देख रहा हूं। भीड़ ने एक साथ ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर की सांसें वाकई तेज थीं। वह गुस्से में बोला, तू नाई है, डॉक्टर नहीं। कौन होता है तू मेरी सांसें, मेरी आंखें जांचने वाला? रघु ने धीरे से कहा, नाई इंसान को इतनी नजदीक से देखता है जितना कोई और नहीं, और आपकी दाढ़ी बनाते समय आपके चेहरे का डर मैंने साफ देखा था। ठाकुर ने तुरंत चेहरा घुमा लिया। रघु ने आईने की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, अगर आप सच में निर्दोष हैं तो आईने में देखें और कसम खाएं कि वसीयत झूठी है। गांव में पूरी तरह खामोशी। ठाकुर धीरे धीरे आईने के पास आया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। माथे पर पसीना लकीरों जैसा बह रहा था। आईने में उसका चेहरा लाल, भारी और बेकाबू सांसों वाला। गांव वाले सांस रोककर दृश्य देख रहे थे। रघु ने धीरे से कहा, कसम खाइए ठाकुर साहब। ठाकुर की उंगलियां कांप गईं, जैसे उसके भीतर का सच उसकी नब्ज पकड़कर बाहर आने को जोर डाल रहा हो। उसके होंठ हिले पर आवाज निकली नहीं। रघु बोला, कसम बोलिए साहब, क्या ये वसीयत झूठी है? ठाकुर ने फिर कोशिश की पर कसम नहीं निकल पाई। गर्दन की नसें उभर आईं, आंखें नीचे गिर गईं और होंठ कांपते हुए बंद हो गए। गांव में हलचल। देखो, इसके चेहरे ने सब बता दिया। असल में चोर वही है, वसीयत सच्ची है। ठाकुर ने एक आखिरी कोशिश की, गुस्से में बोला, नहीं,
ये सब नाटक है। रघु शांत रहा। नाटक तब होता जब आप कसम खा लेते साहब। ठाकुर ने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा और आखिर में तहखाने की दिशा में देखने लगा। गांव वाले उसकी आंखों का पीछा करते हुए समझ चुके थे उसका सच वहां छुपा है। रघु ने कहा, अगर आप निर्दोष होते तो आपका डर तहखाने की ओर क्यों देखता? ठाकुर कमजोर पड़ने लगा, अपनी ही नजरों से हारता हुआ। फिर उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया, जैसे कई सालों का बोझ उसी पल उसके कंधों से उतर रहा हो। कुछ पलों बाद उसकी आवाज टूटी, हाँ, वसीयत असली है। मेरे पिता ने गांव की जमीनों को किसानों के बीच बांटने की बात लिखी थी, पर मैंने उन्हें छुपा दिया। गांव में सन्नाटा छा गया और फिर सबकी आंखें रघु की तरफ मुड़ गईं। वो आदमी जो सिर्फ उस तरह चलाता था, लेकिन आज पूरे गांव को सच दिखा दिया था। ठाकुर घुटनों पर आ गया। मैं हार गया रघु, तीनों शर्तें। तू जीत गया। रघु के मन में गुस्सा, जीत, डर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी राहत। लेकिन तभी उसके दिल ने महसूस किया, यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक परछाई बाकी है। तहखाने का राज पूरी तरह खुला नहीं है। और इसी अधूरी सांस के साथ चौपाल की हवा फिर अचानक धीमी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य आंख अभी भी सच की पहरेदारी कर रही हो। चौपाल का शोर थम चुका था, पर हवा में वही बेचैनी अभी भी तैर रही थी, जैसे कहानी ने अपना शरीर दिखा दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी तहखाने की अंधेरी सांस में अटकी हो। रघु की नजर ठाकुर पर नहीं, मुंशी भूरा पर भी नहीं, सीधे उस हवेली पर थी जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ था। उस्तरा जेब में फिर गर्म होने लगी, हल्की नहीं, भट्टी जैसी गर्म। रघु ने मुंह कसकर बंद किया। चौपाल की जीत असली नहीं है, उसने पिंटू और मुन्ना से कहा, जब तक तहखाने की आखिरी चाबी अपने सही हाथ में न पहुंच जाए। ठाकुर ने कांपते हुए पूछा, कौन सी चाबी? संदूक तो मिल गया, वसीयत भी। रघु ने ठंडी आवाज में कहा, संदूक की 2 चाबियां थी साहब, एक दिखाने के लिए, एक असली जो आपके पिता ने मरने से पहले छुपाई थी। वो चाबी अभी तक किसी ने छुई नहीं है। भीड़ फिर से फुसफुसाने लगी। रघु ने उस्तरा निकाला, इस बार उस पर लाल धातु की चमक और भी तेज थी। ये उस्तरा कोई चमत्कार नहीं, रघु बोला, पर जिस चीज के पास सच्चाई की गंध होती है वो इसे खींचती है। और इस समय उस्तरा सीधा हवेली की तरफ चमक रहा था। रघु, पिंटू और मुन्ना सबसे आगे चल पड़े। भीड़ पीछे पीछे सांस रोके चल रही थी। हवेली का अंतिम दरवाजा। तहखाने का दरवाजा पहले जैसा खड़खड़ा रहा था। रघु ने लालटेन उठाई और अंदर कदम रखा। पहले वाला कमरा उसी हालत में था, पर अब उसका दरवाजा थोड़ा और खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी तेजी में बाहर निकलने की कोशिश की हो। मुंशी कांपा। हम तो सबसे बाद में आए थे। रघु ने उसे काटते हुए कहा, झूठ अब मत बोल मुंशी, जिसने दरवाजा छोड़ा है वो अभी भी यहीं कहीं है। रघु आगे बढ़ा और दीवार के उस हिस्से तक पहुंचा जहां से दूसरी गुप्त दीवार खुली थी। उसने हाथ लगाया, दीवार सामान्य लग रही थी, लेकिन उस तरह इतना गर्म हो चुका था कि हाथ पर सफेद धुआं सा उठने लगा। यहीं रघु बुदबुदाया। वो दीवार के नीचे झुका, अंधेरे में उंगली घुमाई और एक बेहद पतली धातु की नोक हथेली में चुभ गई। लॉक, रघु ने तुरंत कहा। पिंटू ने पूछा, दूसरी चाबी? रघु ने उस्तरा ऊपर किया। उस्तरे की चमक सीधे उस जगह पर टिक गई जहां पत्थरों की दरार थी। रघु ने उस तरह से पत्थर उखाड़ा। अंदर एक छोटा सा खांचा था और उसमें सिक्के जितना गोल एक पुराना धातु का टुकड़ा। रघु ने उसे उठाया। पीछे से ठाकुर ने कहा, ये तो मेरे पिता हमेशा जेब में रखते थे। रघु बोला, और मरने से ठीक पहले इसे यहां छुपा गए थे। धातु का वो गोल टुकड़ा वही दूसरी चाबी थी। रघु ने उसे दीवार के छेद में लगाया। एक धीमी टन्नसी आवाज हुई। दीवार दाएं खिसकने लगी। सच की आखिरी परत। अंदर एक बहुत छोटा कमरा था, बस एक मेज, एक फाइल और एक खाट। और खाट पर एक धूल भरा छोटा शीशा रखा था, ठीक उसी आकार का जैसा रघु की दुकान वाला आईना। लेकिन ये आईना टूटा हुआ था। बीच में एक लंबी दरार थी और दरार के किनारे काली सी परछाई जमी थी, जैसे किसी ने चीख मारकर उसे चीर दिया हो। रघु धीरे धीरे अंदर गया। उस तरह अब अजीब तरह से शांत था, जैसे उसने अपना काम पूरा महसूस कर लिया हो। रघु ने मेज पर रखी आखिरी फाइल खोली। पहला पन्ना, ठाकुर रघुवंशी सिंह की हाथ से लिखी अंतिम चिट्ठी। पंक्तियां थरथरी हुई थीं, लेकिन साफ थीं। अगर मेरे बाद मेरी जायदाद को लेकर कोई लड़ाई हो तो इस पत्र को गांव के सामने पढ़ा जाए। मेरी मौत सामान्य नहीं थी। मुझे मेरे ही घर के लोगों ने धीरे धीरे जहर दिया। पूरा तहखाना सन्न रह गया।
ठाकुर विक्रम एक कदम पीछे हट गया, जैसे पैरों से जमीन खिसक गई हो। मुंशी हकबकाया, ये क्या बकवास। रघु ने बिना मेरसी के कहा, चुप रह मुंशी, तेरे चेहरे पर लिखी स्याही इस फाइल से भी काली है। रघु ने दूसरा पन्ना उठाया। इसमें सीधा नाम लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मुंशी हरिराम। भीड़ में बिजली सा झटका लगा। मुंशी वहीं ढह गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। रघु ने ठंडे स्टाइल में कहा, तेरी चाल बस पैसे की नहीं थी, तूने ठाकुर के दिमाग में जहर घोला और शरीर में भी। ठाकुर अपनी ही सांसों में टूट गया। मेरे पिता? तूने? मुंशी ने रोते हुए कहा, मैंने अकेले नहीं किया, मैं, भूरा भी। रघु चिल्लाया, तेरी सच्चाई अब किसी काम की नहीं, कहानी खत्म है। भूरा भागने लगा, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अब सच जिंदा रहेगा। रघु ने भीड़ की तरफ देखा, फाइल बंद की। उस तरह अब बिल्कुल ठंडा था। आईना बिना चमक के सिर्फ एक आईना लग रहा था, जैसे हवेली ने अपनी आखिरी सांस छोड़ दी हो। ठाकुर घुटनों के बल बैठ गया। रघु, तूने मुझे मेरे पिता से मिलवा दिया, अब मैं गांव को उसकी असली हक दूंगा। रघु ने कहा, बस इतना याद रखना साहब, जो सच को दबाता है वो पहले खुद दबता है। भीड़ रघु को देख रही थी, एक नाई नहीं, गांव का असली नेता, जो उस तरह से दाढ़ी नहीं झूठ काटता था। पिंटू ने धीरे से कहा, बापू, कहानी खत्म? रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, सच की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस अगली पीढ़ी को सौंप दी जाती हैं। और ऐसे हवेली के तहखाने का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया हमेशा के लिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये सच में पसंद आया। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इन कहानियों की मदद से सुकून भरी नींद पा सकें। वीडियो के अंत में कुछ खाली हिस्सा है, लेकिन उसे छोड़कर वीडियो बंद मत कीजिए। जब दर्शक बीच में ही वीडियो बंद कर देते हैं तो YouTube को लगता है कि हमारी वीडियो बेकार है, और YouTube हमारे वीडियो को नए लोगों तक भेजना बंद कर देता है, जिससे मेरा मनोबल कम होता है। और जब मेरी वीडियो अच्छी परफॉर्म करती है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी और सुकून भरी कहानियां लाने का। आप हमारे वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं। अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इस वीडियो के साथ आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।